स्क्रीन विजिबल है बेटा? ओके, एक क्वेश्चन लिखिएगा कि एक बॉडी है हमारे पास, एक कार है, यहाँ पर एक बाइक दे रखी है जो कि ए पॉइंट से स्टार्ट होती है और इसको बी पॉइंट तक जाना है, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस हमें यहाँ पर दिया हुआ है 90 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस दिया हुआ आपको 90 किलोमीटर। 45 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और रिमेनिंग 45 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसकी एवरेज स्पीड निकाल कर बताएं। एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि जिसमें ए से लेकर बी तक का जाना है और टोटल डिस्टेंस आपको है 90 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 90 किलोमीटर। फर्स्ट 45 किलोमीटर के लिए जो स्पीड ली गई है दैट इज अ v1, वो लिया गया आपके साथ 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, और रिमेनिंग 45 किलोमीटर के लिए स्पीड लिया गया है v2 इक्वलेंट टू 80 किलोमीटर पर आवर। नाउ कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। v एवरेज आपको कैलकुलेट करना है, जल्दी से सोल्व करें। तो जब हम ये क्वेश्चन मैं सोल्व कराता हूँ आपको, इक्वल डिस्टेंस के लिए जो हमारा क्वेश्चन बनता है, सॉल्यूशन बनता है वो, क्योंकि देखो टोटल आपके पास 90 किलोमीटर था, तो 90 किलोमीटर का मतलब दोनों जगह हाफ हाफ करना था, 45 और 45 किलोमीटर। तो दोनों इक्वल डिस्टेंस है, तो इक्वल डिस्टेंस है जो आपका फॉर्मूला बनता है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो 2 मल्टीप्लाई बाई v1 कितना 50, v2 कितना 80, और v1 प्लस v2 करोगे तो 50 प्लस 80, तो कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 50 तो 100 हो गया, अपॉन इंटू 80 डिवाइडेड बाई यहाँ पर हो गया 130, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया। तो अब आपको 800 का डिवाइड करना है किससे, 13 से। तो आपके पास आंसर आएगा यहाँ पर 61.5 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका कंप्लीट न्यूमेरिकल। इसके बाद आज से मैं एक 800 वही आएगा। नेक्स्ट चैप्टर आज से हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है आपके पास फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। तो सबसे पहले तो हमें पढ़ना है यहाँ पर फोर्स क्या होता है, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय द फोर्स, ठीक है। जनरल लाइफ में हम फोर्स को हमेशा देखते हुए आए हैं कि फोर्स इज अ पुश एंड पुल। फोर्स इज अ पुश एंड पुल। किसी भी बॉडी को पुश कर रहा,
या किसी भी बॉडी को, जैसे यहाँ पर आपने किसी बॉडी को पुल किया या फिर आप किसी बॉडी को पुश करते हैं, ठीक है, दोनों ही आपके क्या है, एक तरह का फोर्स है। तो फोर्स को हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि यहाँ पर कुछ फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो फोर्स के कुछ इफेक्ट्स हमें नजर आएंगे कि अगर कहीं पर कोई फोर्स एग्जिस्ट करता है तो उसके कुछ इफेक्ट्स होंगे, उससे हमें पता लगता है कि यहाँ पर कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है, उससे हमें पता लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं व्हाट डू द इफेक्ट्स और द फोर्स, इफेक्ट्स ऑफ अ फोर्स, कि क्या क्या वो इफेक्ट्स हैं जो कि फोर्स अगर कहीं पर लग रहा है तो इनमें से कोई एक इफेक्ट वहां पर होगा। वो कौन कौन से इफेक्ट्स है उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये समझ में आया कि व्हाट डू मीन बाय द फोर्स, फोर्स क्या होता है, ठीक है, किसी भी बॉडी को पुश करना और पुल करना, ये आपके पास क्या होता है, फोर्स होगा हमारे पास, ठीक है। स्क्रीन नहीं आ रही, आ गई। तो फर्स्ट है हमारे पास, स्क्रीन विजिबल है, स्क्रीन विजिबल है, ओके। तो सबसे पहला इफेक्ट हम यहाँ पर करते हैं कि अगर किसी बॉडी पर आपने फोर्स लगाते हैं, जैसे कोई बॉल यहाँ पर लगी हुई है, बॉल को अपने यहाँ पर रेस्ट कंडीशन पर रखा हुआ है, अगर आप एक सफिशिएंट अमाउंट का फोर्स इस पर लगाते हैं तो बॉल अभी किस पर थी, रेस्ट वाली कंडीशन पर। जैसे आपने इस पर एक फोर्स लगाया होगा, बॉल किस पर आ गई होगी, मोशन पे आ गई होगी, बॉल किस पे आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। मींस हमारे पास पहला इफेक्ट क्या है कि इफ यू अप्लाई अ फोर्स ऑन एनी बॉडी, तो हम क्या कर सकते हैं, उस स्टेशनरी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। स्टेशनरी बॉडी को किस में ला सकते हैं, मूवमेंट में ला सकते हैं। तो पहला पॉइंट, अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी, ठीक है। मीन्स अगर आप किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगाते हैं तो इसका मतलब वो एक स्टेशनरी कंडीशन पे थी पहले, और आपने फोर्स लगाया तो वो किस में आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। दूसरा पॉइंट हम यहाँ लिखते हैं कि अगर आपने कोई भी इस बॉल को, चलो फोर्स लगाया और मूव करने लग गई, या हम ये मान लेते हैं कि ये बॉल एक स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड उससे चल रही है, अगर आप इस पर और ज़्यादा फोर्स लगा दें, एक अमाउंट को और लगा दिया फोर्स का, तो क्या आगे जाकर इसकी स्पीड चेंज होगी, या तो आपको वो इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी, डिपेंड करेगा कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स पर। तो आपने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया वो वही डायरेक्शन है जिसमें पहले से बॉडी चल रही है, तो ये इसकी स्पीड को इंक्रीज कर देगा, 2 की जगह 4 कर देगा, या फिर यहाँ पर 3 कर देगा, लेकिन इंक्रीज जरूर करेगा अगर आपने सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाया। और अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो वो कम कर देगा, चाहे वो कम करे चाहे स्पीड को ज़्यादा करे। हमने क्या किया, हमने एक फोर्स लगाया और उस फोर्स से हमें समझ में आया कि हम किसी भी बॉडी की स्पीड को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अ फोर्स कैन चेंज, अ फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी, स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी, ठीक है। किसी भी मूविंग बॉडी को वो मूव करा, किसी भी मूविंग बॉडी की स्पीड को वो चेंज कर सकता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो चलती हुई किसी बॉडी को क्या हम रोक नहीं सकते क्या। जैसे हम साइकिल है, साइकिल को हम ब्रेक लगाते, तो ब्रेक लगाने का क्या मतलब है, एक तरह का फोर्स लगा रहे हैं। लेट सपोज ये बॉडी इस साइड जाती थी v स्पीड से, अगर आप इस डायरेक्शन पे इस पर फोर्स लगाओगे तो आगे जाकर ये बॉडी बिल्कुल रुक जाएगी। मतलब आपने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया अगर किसी बॉडी पर,
तो वो क्या हो जाएगी, वो रेस्ट पर आ जाएगी। मीन्स एक चलती हुई बॉडी को आप क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे अ फोर्स कैन स्टॉप, अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। मीन्स आप फोर्स लगाकर क्या कर सकते हैं, एक मूव होती हुई बॉडी को रोक सकते हैं, मूविंग बॉडी को आप रोक सकते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखते हैं, फोर्स के और क्या कर सकता है। अगर जैसे आप साइकिल चला रहे होते हैं तो साइकिल का जो स्टेयरिंग होता है, साइकिल का इस तरह का एक स्टेयरिंग है आपके पास। ठीक है, यहाँ पर एक साइकिल का स्टेयरिंग मान लें। अगर आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो साइकिल यहाँ टर्न हो जाती है। अगर आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो साइकिल यहाँ टर्न हो जाती है। इस डायरेक्शन में फोर्स लगाने पर यहाँ टर्न होगी, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाने पर यहाँ टर्न हो जाती है। तो जब फोर्स लगाकर आप क्या कर रहे हैं कि एक किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, मतलब अगर आपके पास फोर्स अवेलेबल है तो आप डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, उस बॉडी की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं जो भी बॉडी पर आपने फोर्स लगाया। तो अगला पॉइंट हम यहाँ पर लिख लें, अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। A force can change the direction of a moving body। ठीक है, अगला हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे आपके पास कोई बलून है, ये इस तरह का एक बलून है। अगर आप इस पर इस तरफ से कोई फोर्स लगाएं या यहाँ से भी एक फोर्स लगाएं, तो फोर्स लगाने के बाद अब इसका शेप क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मतलब फोर्स ने क्या करा, किसी भी बॉडी की एक शेप को भी चेंज कर दिया या उसकी साइज को भी चेंज कर दिया। तो फिफ्थ पॉइंट हम यहाँ लिखेंगे कि अ फोर्स कैन चेंज, अ फोर्स कैन चेंज, कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। शेप या फिर ब्रैकेट में आप साइज ऑफ द बॉडी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे वो इफेक्ट्स हैं जो कि अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो इनमें से कोई ना कोई सा इफेक्ट वहां पर विजिबल होगा। या तो वो उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा, या फिर वो उसकी शेप चेंज कर रहा होगा, या साइज चेंज कर रहा होगा, कुछ ना कुछ तो चेंजेस वो कर रहा होगा, बिल्कुल। ठीक है, क्या यहाँ तक समझ में आया आप सभी को कि फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ अ फोर्स की, हम फोर्स को क्या डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो बेटा, कई बार ऐसा भी होगा कि आप जैसे दीवार पर धक्का दे रहे हो, आप फोर्स तो लगा रहे हो लेकिन वहां कुछ नहीं हो रहा। इसका मतलब उस कंडीशन पे हम जो लगा रहे हैं फोर्स, वो कोशिश तो कर रहा है उस दीवार को मूव कराने की, लेकिन हमारा जो फोर्स है वो सफिशिएंट नहीं है। मतलब कई जगह ऐसी होगी जहां फोर्स तो लगाया जाएगा लेकिन इनमें से कोई चेंजेस नहीं होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां फोर्स नहीं है, वहां फोर्स है लेकिन वो फोर्स का जो अमाउंट है वो सफिशिएंट नहीं है उस बॉडी का मोशन कराने के लिए या उसमें कोई इफेक्ट शो करने के लिए। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखते हैं अब फोर्स की, अ पुल एंड पुश, a pull and push which changes or tends to change, या तो चेंज कर दे या चेंज करने की कोशिश करे, चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ स्टेट ऑफ मोशन, ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, या फिर हम कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ मोशन।
डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट is called force। ठीक है, दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ अ फोर्स। डबल इन्वर्ट करना बंद करें। मींस किसी भी ऑब्जेक्ट पर पुश करना या पुल करना। अब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करें या पुल करने का मतलब ये नहीं कि हमेशा वो चेंजेस होगा। आप चेंज कर सकते हैं, किस किस में चेंज कर सकते हैं, उसके स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज कर सकते हैं, उसके यूनिफॉर्म मोशन में चेंज कर सकते हैं, उसके डायरेक्शन में चेंज कर सकते हैं, उसके शेप में चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप इनमें से भी कुछ कर पाते हैं या इसको करने की कोशिश कर रहे हैं, आपने फोर्स अप्लाई किया है, तो उन सबको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर जो कोशिश आपने की, मतलब जो पुश किया या पुल किया, उस इन सबको एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, उसी को आप क्या कहेंगे, फोर्स कहेंगे। ठीक है, अंडरस्टूड? यस और नो? यस सर। ओके, प्राक्षी? ओके, नेक्स्ट लिखते हैं अपन कि अगर मेरे किसी, जैसे हमारे पास एक बॉडी है, अब मैंने यहां से एक फोर्स लगाया F1 अमाउंट का और एक और फोर्स लगा दिया यहाँ पर F2 अमाउंट का। अगर ये दोनों फोर्स बराबर होंगे तो क्या ये बॉडी मूव करेगी? नहीं करेगी, नो मोशन। इस बॉडी में कोई मोशन नहीं होगा। क्या इस कंडीशन में कोई फोर्स नहीं है क्या? यहाँ पर दोनों जगह फोर्स है और दोनों फोर्स एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। तो नेट रिजल्ट तो मेरे पास, नेट फोर्स क्या आएगा मेरे पास? जीरो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एक तो राइट हैंड डायरेक्शन में जाने की बोल रहा है, एक लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में जाने की बोल रहा है। अब वो किसकी बात माने? अगर दोनों बराबर हैं तो वो कहीं नहीं जाएगा, वो अपनी जगह पर रुक जाएगा। तो नेट फोर्स जो आएगा वो जीरो आ जाएगा। नेट फोर्स जीरो आने का मतलब है F1 माइनस F2। राइट हैंड डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव कंसिडर कर लिया और लेफ्ट हैंड डायरेक्शन को नेगेटिव कंसिडर कर लिया, दोनों को सम कर दिया। तो नेट फोर्स मेरा बन गया यहाँ पर F1 माइनस F2। दोनों बराबर अमाउंट के हैं तो वो बन जाएगा जीरो। तो कब हमारा बराबर अमाउंट का होगा तो इसको क्या बोला जाएगा? और अगर कोई फोर्स एक ज्यादा या एक कम रह गया तो उसको क्या बोला जाएगा? तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अनबैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है। बैलेंस्ड और अनबैलेंस का क्या मतलब है? अगर किसी एक ऑब्जेक्ट पर एक से ज्यादा अमाउंट का फोर्स लग रहा है, अगर एक ही फोर्स लग रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसी से पता कर लेंगे कि बॉडी मूव होगी कि नहीं होगी। लेकिन एक से ज्यादा अगर फोर्स लग रहे हैं, उस कंडीशन में पहले हम पता करेंगे कि अगर ये बैलेंस्ड है तो नेट फोर्स जीरो होगा, अगर अनबैलेंस है तो कोई ना कोई रिजल्टेंट फोर्स वहां पर लग रहा होगा। तो बैलेंस अनबैलेंस क्या होते हैं उसको सीखते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे यहाँ पर बैलेंस्ड फोर्स। जैसे आपने कभी रस्साकसी खेली होगी तो उसमें क्या करता है, एक व्यक्ति, कुछ व्यक्ति जैसे चार चार पर्सन से यहाँ पर, वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं और इस साइड भी 4 या 5 पर्सन, चलो 5 पर्सन फोर्स लगा रहे हैं। तो किस साइड ज्यादा फोर्स हो जाएगा? इस साइड ज्यादा फोर्स हो जाएगा। तो एफ नेट जो आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा जितने का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। कितना डिफरेंस है? 1 पर्सन का डिफरेंस है। तो 1 पर्सन जितना फोर्स लगा रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में, वो रिजल्टेंट आएगा हमारे पास यहाँ पर कि फाइनली यहाँ पर जो बॉडी है उस पर कितना फोर्स लग रहा है। क्योंकि इधर के 4 पर्सन और इधर के 4 पर्सन तो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन जो 1 पर्सन बचा हुआ है वो कहाँ पर फोर्स लगा रहा है? वो लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो बॉडी फाइनली क्या फील करेगी कि मेरे ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ना कि राइट हैंड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। जो बॉडी फील कर रही है फोर्स को, उसी को हम रिजल्टेंट या नेट फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पर हम बैलेंस फोर्स की। अगर आपके पास कोई बॉक्स रखी हुई है, अब वो बॉक्स ना तो ऊपर जा रही है, ना नीचे जा रही है, ना राइट जा रही है, ना लेफ्ट जा रही है। अगर वो कहीं पर,
ये जो आपने सर एग्जांपल देके समझाया वो तो अनबैलेंस्ड तो। हाँ ये अनबैलेंस्ड है ना, बिल्कुल है। जो बैलेंस्ड होगा उसमें नेट फोर्स जीरो आएगा, जो अनबैलेंस होगा उसमें नेट फोर्स कुछ ना कुछ आएगा। बैलेंस का मतलब है कि आप उस बॉडी पर, जैसे यहाँ पर एक, चलो ये एक बुक है हमारे पास, यहाँ पर बुक रखी है मैंने। अब ये बुक है ना, ना तो राइट मूव कर रही है ना लेफ्ट, ना तो इधर जा रही है ना इधर जा रही है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। तो इसका क्या मतलब है, क्या इस पर कोई फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इस पर चाहे कितने भी फोर्स लग रहे हो, हम ये मान लेते हैं कि इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा एफ ऑफ ग्रेविटी, और इसके अपवर्ड डायरेक्शन में इसका रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा एन। ये दोनों ही एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, मतलब एन किसके बराबर है, एफ ऑफ जी के बराबर है। मतलब नेट फोर्स कितना आ गया, जीरो। अगर कोई बॉडी मूव नहीं कर रही है लेकिन फिर भी उस पर फोर्स लग रहे हैं, फिर भी वो मूव नहीं कर रही, इसका मतलब उस पर सारे फोर्स बैलेंस्ड हो रहे हैं। एक फोर्स दूसरे फोर्स को बैलेंस कर रहा है, ठीक है, उसी को हम बैलेंस कहेंगे। और उस बैलेंस कंडीशन पर जो नेट रिजल्ट आएगा, नेट फोर्स, वो जीरो आएगा। आया कुछ? if a number of forces if a number of forces acting on a body acting on an body does not produce a change in state of rest or uniform motion or direction of motion। मतलब हमने यहाँ पर फोर्स के सारे इफेक्ट लिख लिए, और अगर इनमें से एक भी इफेक्ट यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन पे हम क्या बोलेंगे कि जो फोर्स लग रहे हैं वो सारे फोर्स कैसे हैं, बैलेंस। सो हम लिखते हैं दे आर कॉल्ड they are called balanced force। they are called balanced forces। ओके, अब इसके एग्जाम्पल देखो। जैसे पहला एग्जाम्पल हमने अभी जस्ट समझाया कि किसी टेबल पर बुक रखी हुई है, मतलब ना तो बुक राइट जा सकती है ना लेफ्ट जा सकती है, इसका मतलब उस पर सारे फोर्स क्या हैं, रेस्ट, सारे फोर्स क्या है, बैलेंस्ड है। ठीक है, अ बुक रेस्टिंग ऑन टेबल सेकेंड एग्जाम्पल है कि जैसे कोई ब्रीफ केस है आपके पास, ठीक है, एक बॉक्स है, ब्रीफ केस है। अब एक तो काम होगा इसको जमीन से उठाकर ऊपर लेकर जाना। अगर आप इसको जमीन से उठाकर ऊपर लेकर जा रहे हो, इसका मतलब कौन सा फोर्स ज्यादा है, ऊपर लगने वाला फोर्स ज्यादा है। अगर मैं इसको पकड़कर खड़ा हो जाऊं कहीं पर, लेकिन मैंने क्या किया, इसको मैं पकड़कर खड़ा हो गया कहीं पर, तो इस कंडीशन पे क्या फोर्स लग रहा होगा, ना तो ये नीचे जा रहा है ना ही ऊपर जा रहा है। तो इस कंडीशन पे जो फोर्स लग रहे होंगे वो बैलेंस्ड होंगे। दो कंडीशन है ब्रीफ केस में, अच्छे से सुनना। अगर आप ब्रीफ केस को नीचे से उठाकर ऊपर लेकर जा रहे हो तब तो ये अनबैलेंस्ड है, क्योंकि बॉडी ऊपर मूव कर रही है, मतलब बॉडी में एक ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है। लेकिन अगर आप इसको उठाकर नहीं ले जा रहे, बस एक जगह रोक कर रख रहे हैं, रोक कर रखने का मतलब ना तो नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, तो उस कंडीशन पे जो फोर्स होंगे वो बैलेंस्ड होंगे। दोनों कंडीशंस अलग अलग है, एक अनबैलेंस्ड है और एक बैलेंस्ड है। तो एग्जांपल लिखें, अ पर्सन होल्डिंग होल्डिंग अ ब्रीफकेस इन हैंड।
ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस का मतलब क्या है, किसी भी बॉडी पर आपने एक से ज़्यादा फोर्स वहां पर लग रहे हो और वो कोई ना कोई फोर्स एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पा रहा हो, मतलब कुछ ना कुछ रिजल्ट होगा। और अगर कुछ ना कुछ रिजल्ट है फोर्स का, तो जितने भी हमने इफेक्ट ऑफ फोर्सेस पढ़े उनमें से कोई ना कोई एक इफेक्ट वहां पर देखने को मिलेगा। या तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होगी, या उसकी स्पीड चेंज हो रही होगी, या उसकी पोजीशन चेंज हो रही होगी, या उसकी शेप चेंज हो रही। अगर इनमें से कोई भी एक इफेक्ट भी दिखने को मिल जाता है फोर्स का, तो इसका मतलब वो क्या है, आपका अनबैलेंस्ड फोर्स। If a number of forces if a number of forces acting on an object produce a certain change in state of rest, या तो उसके रेस्ट में चेंज लाए, या उसके और यूनिफॉर्म मोशन, या उसके यूनिफॉर्म मोशन में चेंज लाए, या उसके डायरेक्शन में चेंज लाए। then they are called unbalanced फोर्स। ठीक है, तो वो सारे कौन से फोर्स होंगे, अनबैलेंस फोर्स होंगे। एग्जाम्पल जैसे आप लिखें, तो अगर ब्रीफ केस को आपने होल्ड कर रखा है तब तो वो क्या है, बैलेंस्ड। अगर आपने उसको छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, तो रिलीज करने पर वो कहाँ मूव कर जाएगा, नीचे की साइड मूव कर जाएगा। आपने उसको लीव कर दिया है, जस्ट छोड़ दिया नीचे की तरफ। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं अ ब्रीफ केस रिलीज फ्रॉम अ पर्सन हैंड। ठीक है, अगला एग्जांपल आप लिख सकते हैं अ स्टोन ड्रॉप। अगर जैसे ही स्टोन था उसको आपने ड्रॉप किया, तो वो भी किसका एग्जांपल है, एक आपका अनबैलेंस्ड फोर्स का। तो ये सारे आपके हो गए बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। कल जो पहली क्लास स्टार्ट करेंगे हम, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगर फोर्स हमारे बैलेंस्ड हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, अगर हमारे किसी बॉडी पर फोर्स अनबैलेंस्ड है तो रिजल्ट क्या आएगा, उसके रिजल्ट के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में आपने फोर्स पढ़ लिया, फोर्स के सारे इफेक्ट्स आपने पढ़ लिए, फोर्स में आपने बैलेंस्ड फोर्स पढ़ लिया और अनबैलेंस्ड फोर्स पढ़ लिया। अभी तक जो भी आपने पढ़ा इसमें किसी को